हेलो बच्चों, इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय के अंतर्गत वायरिंग, इंस्टॉलेशन एंड अर्थिंग अध्याय के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है BIS के अनुसार सिंगल फेज घरेलू वायरिंग में तांबा या कॉपर अर्थ अर्थ कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है हमारे घर में, जो अर्थिंग का वायर होता है अर्थिंग के वायर के लिए जो अर्थिंग के लिए जो वायर यूज होता है उसकी साइज पूछ रहा है, साइज कितनी होती है। ठीक है, तो अर्थिंग वायर की साइज जो है, अगर हम स्क्वायर में बात करें तो ये कितना होता है 1.5 स्क्वायर mm। ठीक है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। 1.5 स्क्वायर mm मिनिमम साइज होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अर्थिंग वायर का जो अर्थिंग वायर जो होता है इतनी साइज का होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या है देखिए, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो अर्थ प्रतिरोध क्या होता है? अर्थ प्रतिरोध अर्थिंग जो की जाती है, घरेलू वायरिंग की जो अर्थिंग की जाती है या इंडस्ट्रियल वायरिंग में भी अर्थिंग की जाती है, हर जगह अर्थिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग क्या करता है, एक प्रॉपर अर्थिंग होने से क्या होता है कि अगर हम घर की बात करें तो कोई भी अगर फॉल्ट आने पर हमारी करंट जो होती है वो सीधे अर्थ में चली जाती है और हमारा उपकरण जो है डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, तो घरेलू वायरिंग में अर्थिंग बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वायरिंग में भी अर्थिंग होती है। तो अर्थ का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ का प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो अर्थ में करंट जो है, अर्थिंग वायर के थ्रू कम करंट जाएगी, जो कि बेनिफिशियल नहीं है। हम चाहते हैं कि शॉर्ट सर्किट होने पर पूरी की पूरी करंट अर्थ में चली जाए। इसके लिए आवश्यक है कि अर्थ का प्रतिरोध या अर्थिंग सिस्टम जो हम लगा रहे हैं उसका प्रतिरोध कम से कम हो। ठीक है, तो विभिन्न तरीकों से अर्थ संयुक्त प्रतिरोध का मान कम करने की ज़रूरत होती है। जैसे इसमें दिया है कि संयोजन में अर्थ प्रतिरोध का मान किससे कम किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ये भी ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, और धरती के गड्ढों को हमेशा गीला स्थिति में रखना, ये भी सही है, क्योंकि गीला होने पर अर्थ का प्रतिरोध कम हो जाता है। इसके अलावा गड्ढे में रेत और चारकोल भरना, ये भी सही है। ठीक है, और इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना, मतलब अर्थिंग जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड ज़मीन में गाड़ा जाता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मोटा होना चाहिए। मोटा होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करंट जो है पास होगी। तो चौथा ऑप्शन भी सही है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन हमें देखना है। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो होगा इसमें वो क्या होगा, बी वाला ऑप्शन होगा। धरती के गड्ढों में हमें हमेशा गीला स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है, धरती गड्ढे, क्योंकि गीली जो धरती होती है या वेट जगह होती है, वहाँ पे देखते हैं आप करंट बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है, तो अगर वो गड्ढा गीला होगा तो अर्थिंग प्रतिरोध का मान कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या होगी, ग्राउंड हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। वैसे अगर देखा जाए जनरली तो सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। हर एक का प्रयोग जो है आप अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान कम करने के लिए किया जा सकता है। बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है। अच्छा, लिखा है कि अर्थ टेस्टर से अर्थ का प्रतिरोध हम मान लीजिए जैसे हमने अर्थिंग किया, ठीक है, घर की वायरिंग की, जैसे अर्थिंग की हमने, तो हमें मापना होता है कि एक्चुअल में जो हमने अर्थिंग की है वह अर्थिंग का प्रतिरोध कितना है। अगर अर्थिंग प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसका मतलब हमने प्रॉपर अर्थिंग नहीं की है। अर्थिंग प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। तो अर्थिंग करने के बाद अर्थ का प्रतिरोध मापना आवश्यक होता है। तो इसके मापने के लिए AC से ही मापा जाता है, न कि DC से। ठीक है, तो इसका क्या कारण है पूछ रहा है। तो इसमें जो है लिखा है, करंट का नियमन करें, रेगुलेट द करंट, इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, डिक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप घटाना, अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस। ठीक है, विद्युत अपघट्य, विद्युत वाहक बल को हटाना।
अर्थ प्रतिरोध परीक्षा का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस जो होता है वो कम से कम हो। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। सिंगल फेज वायरिंग परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप को निकालने का सूत्र क्या है? तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा निकालने का सूत्र सिंपल होता है, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। ठीक है, यहाँ V क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है, I जो है बहने वाली धारा होती है और R उस परिपथ का प्रतिरोध होता है। तो V बराबर आई आर ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, 115 क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि आई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ में या पावर सब सर्किट। ठीक है, पावर सब सर्किट मतलब ऐसा परिपथ जिसमें पावर लोड कनेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए हीटर, प्रेस। ठीक है, हीटर, प्रेस, इंडक्शन, ये सब चीज़ें जहाँ कनेक्ट होती हैं उस परिपथ को कहते हैं पावर सर्किट। ठीक है, हीटर, प्रेस, इंडक्शन या एसी या समर, ठीक है, मोटर जो कनेक्ट करते हैं हम, ये सब क्या होते हैं? पावर उप परिपथ होते हैं। तो इसका अधिकतम लोड कितना होना चाहिए? मतलब अगर पावर सर्किट बनी हुई है इन चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, तो उस एक पावर सर्किट पर, एक बोर्ड पर कितना अधिकतम लोड होना चाहिए? ठीक है, तो वो कह रहा है 115 का 3000 वाट। 3000 वाट का अधिकतम लोड आप दे सकते हैं एक पावर उप परिपथ में। मतलब एक पावर सर्किट में आप 3000 वाट तक का लोड दे सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से एक फेस और एक न्यूट्रल किसी कमरे के लिए भेज रहे हैं जिसमें आपको पावर डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, तो उस फेस न्यूट्रल पर अधिकतम 3000 वाट का लोड आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है पावर सर्किट का। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। 116वां क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। ठीक है, अच्छा, इसमें कह रहा है कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड मतलब कि आपके घर में जैसे बिजली की केबल आती है। ठीक है, बिजली केबल आती है तो वो केबल मुख्य बोर्ड में कहाँ पे सबसे पहले जुड़ती है? ठीक है, बिजली की केबल आपके घर सबके घरों में आती है, तो उसको हम देखेंगे कि वो कहाँ जुड़ती है। तो एक सौ कहाँ जुड़ती है? सबसे पहले जो हमारी केबल आती है फेस और न्यूट्रल, वो कहाँ जुड़ती है? सबसे पहले मीटर में जाती है। फेज आया, ये न्यूट्रल आया, बाहर से मान लो लाइन हम आ रहे हैं तो इधर हमने मीटर लगा रखा है, तो फेस और न्यूट्रल इसमें गया, यहाँ से फिर निकला, फिर हमारा एमसीबी बॉक्स में जाएगा और एमसीबी बॉक्स से फिर अलग अलग कमरों में हमारी लाइन चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मीटर होता है। तो सबसे पहले कहाँ लगता है? एनर्जी मीटर। घरों में जो मीटर लगा होता है उसका नाम होता है एनर्जी मीटर। ठीक है, वो मीटर नहीं होता है, एनर्जी मीटर होता है। तो सबसे पहले जो आपूर्ति आती है हमारे घर में, बिजली की केबल आती है, वो सबसे पहले मीटर में ही कनेक्ट होती है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है? एनर्जी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हमारे घर में कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है उसको जो है मापता है। ठीक है, और वह देता है, उसकी रेटिंग किस में देता है? वो किलोवाट आवर में देता है, kWh में देता है, जिसको हम एक यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होती है। तो इसमें 117वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है देखिए, घरेलू वायरिंग परीक्षण का प्रकार क्या है? जब घरेलू वायरिंग की जाती है, घरों किसी नए घर में से वायरिंग की गई, ठीक है, तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन सारी वायरिंग करने के बाद फिर वायरिंग को टेस्ट करता है कि वायरिंग में कहीं फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, जैसे आपने वायरिंग की सारी, पूरा घर, नया घर बना, उसमें जो कटिंग करके पाइप डाला गया, पाइप डालने के बाद वायर डाले गए, वायर डालने के बाद आपने जगह जगह बोर्ड लगाए, बल्ब का कनेक्शन दिया, लाइट का कनेक्शन दिया, पावर बोर्ड बनाए। ठीक है, हर चीज़ का कनेक्शन किया। तो कनेक्शन करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं? उसकी टेस्टिंग करते हैं कि जो भी परिपथ यहाँ पे बनाए गए हैं, जो भी कनेक्शंस किए गए हैं, वो कहीं से किसी में मतलब कहीं फॉल्ट गलत तो नहीं जुड़े हैं, कहीं फॉल्ट तो नहीं है, तो उसकी अलग अलग तरह से टेस्टिंग होती है।
इसमें जो फिगर में दिखाया गया है, इसमें परीक्षण किया गया है। देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगा है, यहाँ देखिए एक बल्ब लगा है, और ये बल्ब एक तो कनेक्ट है आपका मेंस लाइन से, दूसरा सिरा इसका कनेक्ट है कहाँ पे, ग्राउंड से। यहाँ देखिए ग्राउंड है, ठीक है। तो लाइन टू ग्राउंड में बल्ब कनेक्ट है। तो जनरली ये किस प्रकार की टेस्टिंग हो जाएगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो हो जाएगा वो एक पॉजिटिव और एक लाइन, एक बार देखिए यहाँ से यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन है, एक तो डॉटेड डॉटेड लाइन है, यहाँ पे ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, और ये मतलब एक बार यहाँ से कनेक्ट होगा बल्ब, एक बार यहाँ से कनेक्ट होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों साइड से हम चेक करेंगे। जब यहाँ फेज में कनेक्ट होगा और ग्राउंड में कनेक्ट होगा तो बल्ब जलेगा। जब वही बल्ब यहाँ से न्यूट्रल में कनेक्ट होगा और ग्राउंड में कनेक्ट होगा तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि फेज कौन सा है और कौन सा न्यूट्रल है। तो कुल मिला के ये ध्रुवता परीक्षण है, पोलैरिटी टेस्ट है, इसका मतलब है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव, ठीक है। परमिसिबल लीकेज करंट, लीकेज करंट क्या होती है, परमिसिबल लीकेज करंट कितनी हो सकती है। अब घरेलू वायरिंग में जो लीकेज करंट होती है वह करंट कौन सी होती है। एक तो हमारी मेन करंट होती है जो फेस से चलती है और अपने उपकरण में जाती है और न्यूट्रल से वापस आती है, ठीक है। लेकिन लीकेज करंट क्या होती है, लीकेज करंट हमारी फेस से अर्थ की तरफ फ्लो होती है। मतलब जो वायर है उस वायर में करंट जाती है, और वायर चूँकि टच होता है दीवार से, पाइप से वगैरह वगैरह कनेक्ट होता है, तो फेस से जो ग्राउंड की तरफ जो करंट फ्लो होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक वायर है, ये पाइप है, ठीक है। इस पाइप में तार डाले गए हैं, एक मान लीजिए फेस का वायर जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लोड हमने कनेक्ट किया है, फिर वहाँ से रिटर्न होके ये न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। तो फेस से गया न्यूट्रल से वापस आया तो मेन करंट हो गई। लेकिन यही फेस करंट जो होती है हमारी वायर के इंसुलेशन से लेकर दीवार, ये दीवार है मान लीजिए दीवार में है, तो दीवार की तरफ जो करंट फ्लो होती है फेस से दीवार की तरफ, इसे बोलते हैं लीकेज करंट। ये चूँकि पता नहीं चलती, बहुत कम अमाउंट में होती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, इसे बोलते हैं लीकेज करंट। तो जाहिर सी बात है लीकेज करंट हमारी कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि लीकेज करंट अगर बढ़ेगी तो हमारी मेन करंट क्या होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी मेन करंट है, ठीक है। तो फेस से लेकर, चूँकि दीवार क्या है, दीवार एक अर्थ ही तो है, दीवार क्या है, अर्थ है, फेस से अर्थ की तरफ जो करंट फ्लो होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। तो लीकेज करंट कम से कम होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, मतलब परमिसिबल है कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है 118 का डी वाला ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए फुल लोड करंट की 1/5000वां भाग, ठीक है। मतलब फुल लोड करंट मान लीजिए उसमें जो है 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है लाइन में, तो 10/5000 लीकेज करंट। अगर इतनी लीकेज करंट है तब तो अलाउ है, अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो हमें और मोटा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा वायर में, ठीक है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विविधता गुणांक की गणना करने के सूत्र, डाइवर्सिटी फैक्टर जो है, डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने का सूत्र क्या है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का सूत्र जो है वो ये है, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है मैक्सिमम एक्चुअल लोड मिनिमम एक्चुअल लोड बटा इंस्टॉल्ड लोड, ठीक है। सी वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन देखते हैं। नए घरेलू वायरिंग के स्थापना परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। हमने बताया ना, नई घरेलू वायरिंग जो की जाती है उसके बाद जब वायरिंग इंस्टॉल हो जाती है तो उसका टेस्ट करते हैं हम कि उसमें कहीं फॉल्ट तो नहीं रह गया है। इसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, मेगर। इसमें जो ऑप्शन है वो मेगर होता है। मेगर क्या करता है, मेगर एक ऐसा उपकरण है जो कि
इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। मेगर एक ऐसा उपकरण है जो क्या मापता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है। ठीक है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस यही मापता है कि जो घर में वायरिंग की गई है वहाँ पे कहीं फेस और न्यूट्रल के बीच में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो हमारा अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो मेगर का जो रीडिंग आएगा वो मतलब ये मेगर रीडिंग जो ओम में देता है, ठीक है, ओम क्या प्रतिरोध का मापन करता है ये। तो अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में शॉर्टिंग होगी तो मेगर की वैल्यू क्या आएगी, कुछ ओम आएगी, जैसे 10 ओम या 20 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, इस तरह से आएगी, या फिर जीरो आएगी। ठीक है, अगर शॉर्टिंग नहीं होगी फेज और न्यूट्रल के बीच में तो इनके बीच में क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। फेज और न्यूट्रल के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, मेगा ओम रेंज में आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आइडियली ये इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी, मेगा ओम में आएगी। तो मेगा ओम में अगर वैल्यू आ रही है तो फेज न्यूट्रल के बीच में, तो इसका मतलब कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है, लाइन में कहीं भी शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, तो मेगर से हम जो नई वायरिंग होती है, नई वायरिंग करने के बाद हम देखते हैं कि कहीं भी किसी बोर्ड में या कहीं किसी जगह फेस और न्यूट्रल टच तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशन में जब ऐसी कंडीशन होती है तो पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होकर फॉल्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर होता है कि पहले हम उसको चेक कर लें। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। वायरिंग स्थापना परीक्षण का प्रकार क्या है। ठीक है, मतलब वायरिंग इंस्टॉल करने के बाद परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं वो पूछ रहा है, दिया है इसमें। जैसे यहाँ पे कौन सा प्रकार है पूछ रहा है, तो इसमें जो है देखिए किस तरह से है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या, ये जो है ये हमारा जो है एक मेगर है। ठीक है, न्यूट्रल से टच है ये, और एक अर्थ से टच है, और यहाँ पर क्या है कि सप्लाई दी जाएगी। तो यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट है हमारे पास,